All right, great. So, how many of you have heard about this term trademark? Like, what is your understanding about trademark? And I want, please just tell me few names जो आपके दिमाग में आते हैं trademark सुन के. And please be interactive. So, what is your understanding about trademark? And tell me, few names. Okay. Balakrishna saying is a trademark is a brand name or logo. Okay. What about others? Identity. Okay. Symbols. Okay. It is coin word which we can protect. Okay. And what about others? Reputation. Okay. Guys, answer fast. All right. सो ट्रेडमार्क बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम सुनते हैं एवरी डे वी ऑलमोस्ट लिसन स्पेशली बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हम ऑलमोस्ट रोज सुनते हैं कि ट्रेडमार्क लॉज हैं इसका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज हो गया या हम कोई केस लॉ पढ़ते हैं या कोई जजमेंट पढ़ते हैं सो ट्रेडमार्क बहुत ही कॉमनली हम सुनते हैं बट ट्रेडमार्क एग्जैक्टली आता किस ब्रांच के अंदर है सो यू हर्ड अबाउट दिस थिंग आईपीआर आईपीआर इज व्हाट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ओके सो सबसे पहले मैं अगर स्टार्ट करूं आईपीआर से तो आईपीआर होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और उससे भी पहले मैं अगर स्टार्ट करूं तो आईपी आईपी क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है सो समथिंग विच इज नॉट टैंजिबल इन नेचर बट इट इज लाइक इंटेलेक्चुअली ड्रिवन अब आपको आपके दिमाग में आएगा कि मैम एवरीथिंग इज इंटेलेक्चुअली ड्रिवन सब कुछ दिमाग से ही तो बन रहा है ऑफ कोर्स अगर आपका घर का एक सर्टेन डिजाइन आप बनाते हैं और वो आपका ही एक आर्किटेक्चर है जो किसी ने आज तक नहीं बनाया तो वो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस डिजाइन को अब आप घर को या प्रॉपर्टी को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी आपने देखी कि आप यूजुअली हम देखते हैं प्रॉपर्टी फिजिकल फॉर्म में होती है घर हो गया कार हो गई बट ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई बट करेंटली गिवन द काइंड ऑफ डेवलपमेंट इंडिया इज हैविंग और द होल वर्ल्ड इज हैविंग यू सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज मच मोर वैल्यूएबल देन फिजिकल प्रॉपर्टी ठीक है अब मेरे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ होता है अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है अगर कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है तो किसी का उस पर राइट होगा सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बन गए अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एज अ लॉ ग्रेजुएट और एज अ पर्सन हु स्टडिंग लॉ कि राइट अगर होंगे तो वो जाहिर सी बात है इन्फ्रिंज भी होंगे और अगर इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो किसी का राइट होगा तभी तो इन्फ्रिंज हो रहा है सो एक चेन बन गई यहाँ पे कि आईपीआर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी पहले उसमें हमारे पास राइट आए अब राइट जब मेरे पास आ गए तो किसी को कोई ना कोई रेमेडी तो मिलेगी जब जैसे ही वो इन्फ्रिंज होगा तो उसको कोई तो रेमेडी मिलनी चाहिए तो इसके लिए हम पूरी आगे की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे अब आज हम स्पेसिफिकली ट्रेडमार्क के बारे में पढ़ेंगे बट एक छोट okay, this will be bilingual session so don't worry we will cover the session in both the languages okay so you see that in IPR there are multiple domains it's not just trademark that is covered you must have heard about this word copyright आपने copyright के बारे में सुना होगा आपने trademark के बारे में सुना है आपने patent के बारे में सुना है have you heard about the word patent so copyright is also common word, trademark is common word, patent is common word, design act is also there. What is design act? Then geographical indications are also there. So what are these things? And almost like you understand that all of these things are covered under one umbrella that is IPR, intellectual property right. So we'll understand first about the difference between all these things. Okay. You see, there's this word copyright. Copyright एक word है. Copyright एक पर्टिकुलर तरीके की चीजों को प्रोटेक्ट करता है. ट्रेडमार्क एक पर्टिकुलर तरीके की चीजों को प्रोटेक्ट करता है. पेटेंट एक पर्टिकुलर डोमेन को प्रोटेक्ट करता है. अब वो क्या क्या डोमेन्स है
पेटेंट बहुत ही कॉमन वर्ड है, बट एक माइंड में इमेज आती है कि पेटेंट को अगर मैं बोलूँ पेटेंट लॉ मुझे अप्लाई करना है, इफ आई वांट टू अप्लाई पेटेंट लॉ, तो सबसे पहले मैं किस चीज पे मैं जाती हूँ? सबसे पहले आई विल थिंक ऑफ सम साइंटिफिक इनोवेशन और सम प्रोसेस इज बीइंग इन्वेंटेड और सम टेक्नोलॉजी इज बीइंग इन्वेंटेड. So patent law will come into picture when something is being invented and some scientific procedure took place. For example, somebody invented a medicine which is curing multiple diseases, so that will come under patent. You cannot take trademark of that medicine. Okay, then trademark will come into picture, but the process and the chemical formula, everything will be protected under patent. You will take patent of that. Okay, and my one more thing I want to tell you, ये जो सारे अलग अलग हैं यहाँ पे, intellectual property, copyright, trademark, patent, all of these are governing on some different principles. I'll tell you how. See, patent के अंदर you file for patent before even you make anything. Okay, but when it comes to trademark, ट्रेडमार्क आपको, आप बहुत पहले से कोई चीज यूज कर रहे हो, सो यू मस्ट बी यू मस्ट बी हैविंग वन पर्टिकुलर ट्रेडमार्क नेम साहू. यू मस्ट हैव heard this particular word sahu gajak, and there are multiple outlets of that. Okay, so if somebody is using that particular name for like years and years, so they are, just imagine, only like they are using that particular word for 50 years. So even though they are not registered, there are good chances that they will win case if somebody files case against them, or if somebody after like 50 years file for patent and get that patent registered, sorry, for trademark, and then get that trademark registered. Even after that, even if these people who are using sahu word for 50 years, even if they decide that they want to sue this person who like got that particular Sahu word, Sahu trademark registered, they can file case and they will win. Why? Because trademark is mostly based on the usage. Now let's come to copyright. Copyright क्या होता है? Copyright creative content पे होता है. So see, if you have created any video, if you developed any music, if you composed any music, ये सब किस में आते हैं? Copyright में आते हैं. ठीक है. सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप हो गई कि ये तीनों कॉन्सेप्ट्स कैसे अलग है. सो दीज थ्री intellectual properties are different from each other. Okay, they are not similar. You will always see them almost together, that okay, these all of these are covered under IPR, but you'll see practitioners are different. In fact, trademark attorneys are different, patent agents are different. Okay, and people who will be dealing in copyrights, they may be different. Of course, there is no like restriction that those who are dealing in trademark will not deal with copyright cases, but people always classify them based on their speciality. So copyright cases are completely different from trademark cases. Okay, but again they are intertangled. How and why? So see, I told you that there's this particular medicine. Okay, and this particular medicine cure, say, cancer. Okay, and name of this particular medicine is say uh, AWZN. Okay, so this is the name of this particular medicine, and this particular medicine cure cancer. So now this company took patent of this like cancer curing medicine. तो इस कंपनी ने कैंसर क्योर करने वाली मेडिसिन का यहाँ पे पेटेंट ले लिया, लेकिन अब उनको अपना नाम भी प्रोटेक्ट करना है. क्यों नाम क्यों प्रोटेक्ट करना है उनको? क्योंकि उस नाम के अंदर ही तो वो मेडिसिन बेचेंगे. दे आर गोइंग टू सेल दिस पर्टिकुलर मेडिसिन अंडर विच नेम? सो नाउ दे विल फाइल फॉर ट्रेडमार्क एज वेल. Okay, so they'll file for trademark of AWZN, and then they'll see that in which category their medicine is actually like this, because this is a pharmaceutical product. Okay, so what they are serving, it is a product or service, or which category, like there are multiple categories of 45 categories which are present in trademark. So you have to classify, you have to see that in which category your product is falling, and then you file for trademark. Okay, I'll tell you the detailed procedure, but first I'm giving you the basic understanding which you need to have before even starting the topic. Okay, so now you know that what IPR is and what are the like sub umbrellas under IPR law. Okay, now let's come on the specific word trademark. Okay, so most of you answered कि trademark क्या होता है. Somebody said that logo and design for identify source of product. Vikram Singh said that. Somebody said reputation, and somebody is saying it's a coin word which we can protect. Somebody said symbols, identity, logo, brand name. All right. See, trademark is something which
has, various ways to express itself, but it is something which, people actually like use to tell that this is the particular company I am, using product of. For example, Nike. Okay. So you, all of you know about Nike. This is a symbol. Okay. This particular symbol is only being used by Nike, and if somebody else use it, Nike can sue them. How and why? Because it is their trademark. So whatever product Nike is making, they can claim that this is our symbol. So that's how people are going to recognize that this product actually belongs to this brand. Otherwise, how people are going to distinguish? लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस कंपनी का है या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी और कंपनी का है? ये पता करने के लिए तो कुछ पर्टिकुलर उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क होना जरूरी है. अदरवाइज, इफ सम प्रोडक्ट इज, ऑफ लोअर वैल्यू, कोई प्रोडक्ट है जो कि शायद 50 रुपए की वैल्यू का है, बट उसने सिंबल लगा दिया नाइकी का, सो पीपल आर गोइंग टू गेट डिस्गाइज्ड. लोगों को लगेगा कि हो सकता है ये प्रोडक्ट जो है वो नाइकी का ही हो. सो पीपल आर गोइंग टू सो पीपल आर गोइंग टू बेसिकली गेट कंफ्यूज. तो क्वालिटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होगी. जो एक ब्रांड जिसने अपने आप को स्टैब्लिश किया है, एक ब्रांड ने अपने आप का नाम इतने सालों से बनाया है, बेस्ड ऑन द क्वालिटी, बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट, दे स्पेंट ईयर्स एंड ईयर्स टू बिल्ड दैट क्रेडिबिलिटी, एंड somebody else came and just started using their symbol. Now at this point of time, this particular brand Nike is going to suffer a lot then. So in order to protect that right, trademark comes into picture. अब आप कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्या उसके प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे आप फाइलिंग करते हैं, क्या लिटिगेशन प्रोसीजर होता है अगर आपका ट्रेडमार्क को यूज कर रहा है, अगर आप पे एफआईआर होती है तो आप क्या करते हैं, किस टाइप की आपके पास रेमेडीज होती है, विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट. ओके. अब हम ट्रेडमार्क में भी थोड़ा सा और डीपर अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि किस किस टाइप के ट्रेडमार्क होते हैं. ठीक है. एक सबसे कॉमन होता है वर्ड मार्क, कि आप वर्ड तो रजिस्टर कराएंगे कि आपका कोई पर्टिकुलर, ट्रेडमार्क है. फॉर एग्जाम्पल, यू सी लॉवर्सिटी. ओके. सो लॉवर्सिटी एक पर्टिकुलर नेम है, और लॉवर्सिटी का जो ट्रेडमार्क है वो उसका नाम है, प्लस उसका लोगो भी है. सिमिलरली ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हो गए, जैसे गुची हो गया. सो गुची एक पर्टिकुलर तरीके से लिखा जाता है, देयर इज पर्टिकुलर वे दैट दे आर राइटिंग. अब गुची का वर्ड मार्क भी है, ठीक है, गुची का लोगो भी है, दे आर प्रोटेक्टिंग दैट. तो वर्ड मार्क में क्या है, पर्टिकुलर नाम उस पर्टिकुलर कंपनी का. तो वर्ड मार्क वो हो गया, एंड वर्ड मार्क काफी, इंपॉर्टेंट होता है. तो सबसे पहले जो कंपनीज होती हैं, सबसे पहले वर्ड मार्क के लिए जाती है. उसके बाद आप डिवाइस मार्क देख सकते हो. डिवाइस मार्क क्या होता है, लोगो. ठीक है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, बट आपका लोगो, एक सर्टेन वे में होता है. जैसे देयर इज दिस, कंपनी HRX. ओके. सो ऋतिक रोशन की वो कंपनी है, उसका एक पर्टिकुलर तरीके का लोगो है. सो लाइक समथिंग लाइक दिस. सो दिस पर्टिकुलर लोगो इज ऑफ HRX, एंड दे, रजिस्टर्ड इट. तो ये ट्रेडमार्क के अंदर ही आता है, बिकॉज अगर वो अपना नाम भी नहीं लिखेंगे और सिर्फ ये लोगो लगा देंगे तो पीपल विल अंडरस्टैंड. यू सी प्यूमा आपने देखा होगा. सो देयर इज दिस लाइक पर्टिकुलर सिंबल वहां पे. जैगुआर हमने देखा है. तो वो पर्टिकुलर सिंबल्स जो है वहां पे, वो अपने आप डिपिक्ट करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर ब्रांड को बिलोंग करता है, और कोई और उसको क्यों नहीं यूज कर सकता, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है. प्रोटेक्टेड इसीलिए है क्योंकि उन्होंने सालों से क्रेडिबिलिटी बिल्ड करी है, इतना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है. एंड इफ एनीबडी विल कम एंड यूज इट, सो देयर विल बी नो, प्रोटेक्शन इन मार्केट. एंड वो प्रोटेक्शन अगर नहीं होगा तो पीपल विल बी डिस्करेज कुछ अच्छा बनाने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए. ओके. फिर आता है शेप मार्क्स. तो पर्टिकुलर टाइप का शेप आप रजिस्टर कर, लाइक अपने ट्रेडमार्क करा लिया. जैसे आपने कोको कोला की बॉटल की शेप देखी है, एंड यूल नोटिस कि वो पर्टिकुलर तरीके का शेप बाकी बॉटल्स यूज भी नहीं करती हैं. क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है. उन्होंने अपनी बॉटल का पर्टिकुलर शेप प्रोटेक्ट करा हुआ है, ट्रेडमार्क में उन्होंने वो चीज, उनका उसका ट्रेडमार्क लिया हुआ है, एंड फॉर दैट रीजन वो प्रोटेक्टेड है. ठीक है. फिर आता है कलर मार्क, कि आपका जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी आपका ब्रांड है, उसका एक पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन है, आप वही यूज करते हैं, कोई और उसको यूज नहीं करता है. जैसे स्नैपडील अपने, आपको याद हो, येलो कलर में होता था. सो मल्टीपल जो ब्रांड्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर कलर में ही अपना सिंबल या अपना नाम रखती हैं, और वो कलर को भी प्रोटेक्ट करती है, वो कलर कॉम्बिनेशन, वो पैलेट्स, एंड लाइक यू अंडरस्टैंड कि कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो #XYZ जो भी वैल्यू होती है उसकी, सो वो पर्टिकुलर उस कलर को भी प्रोटेक्ट कर सकती हैं. ऑल्दो ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बट दे आर नॉट इम्पॉसिबल. फिर आता है साउंड मार्क. हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स भी देखेंगे लेटर ऑन, पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. ओके. सो साउंड मार्क्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर, टोन ट्यून होती है किसी पर्टिकुलर चीज. फॉर एग्जाम्पल, नोकिया का कॉलर ट्यून था, आपने सुना होगा. सो दैट वाज, स्पेसिफिक टू नोकिया ओनली. एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड ही नोकिया को ही बिलोंग करता है. सो साउंड मार्क इज ऑल्सो समथिंग विच एक्चुअली एग्जिस्ट. Okay, so there are multiple kinds of trademark which are existing in market, and we can, register
like a company in that name. So now let's see the examples. So word mark, you can see Google, Xerox. Right now we use Xerox as, a synonym of photocopy, but Xerox was a company. Then Amazon, all of us know about Amazon. Then Tata. So these, basically all of these comes under first word mark. Later on they have their own logo also, so they will register their logo and device mark. So this is like different. First they'll register for word, they'll go for word mark, then they'll go for device mark as well. They cannot skip this. If they'll skip, then somebody can use their logo as well, and they cannot sue. Even if they will be able to sue based on the usage, it will be difficult to prove. Okay, so you have to go for all the like ways, and you have to cover all your bases. So now you can see Apple logo. Apple का logo एकदम different है. एप्पल का लोगो एकदम डिफरेंट है. सो आपने देखा होगा कि जब एप्पल एक पर्टिकुलर लोगो है उसका, एंड वो हाफ बिट लाइक हाफ बिटन, आप देखोगे आधा कटा हुआ एप्पल होता है. सो वो पर्टिकुलर एप्पल यूज कर सकता है. वो आप कभी उसको मोटो को यूज करते हुए नहीं देखोगे, ना ही कोई और कंपनी उसको यूज करती है. अगर वो यूज करती है तो एप्पल कैन सू देम. ओके, आपने देखा होगा फेक प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में. फेक ईयरफोन्स आते हैं. इफ यू विल गो टू दिल्ली, आप बहुत बार देखोगे कि फेक एयरपॉड्स यूज लोग बेचते हैं बहुत ज्यादा, एंड एप्पल के नाम पे बेचते हैं. तो इफ दे वांट दे कैन सू देम. ओके, सो वो पर्टिकुलर चीजें प्रोटेक्टेड हैं. ओके, देयर इज दिस ब्रांड, अगर आपने सुना होगा, मुफ्ती. सो दिस पर्टिकुलर ब्रांड एक्चुअली डिड दिस ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन काइंड ऑफ अ थिंग, एंड दे became fake customers, and they actually caught these people red-handed. They were selling fake products of Mufti in the like in the name of true products. So they were basically copy of those products. So they caught these people. But why they were able to do that? Because they had their trademark registered. Okay. Then composite marks. So composite marks basically combines both word and device marks. So logo and the name, both of them are combined. Then we call them composite marks. Shape marks are particular shape of particular thing. So I told you about the Coca-Cola bottle. So Coca-Cola glass bottle has a, it's like particular shape. उसकी अपनी एक shape है, वो trademark के अंदर registered है, और कोई और उसको use नहीं करता. All right. So नाउ साउंड मार्क, आई टोल्ड यू अबाउट द साउंड मार्क एज वेल, कि एक पर्टिकुलर साउंड होता है, एक पर्टिकुलर मेलोडी होती है, जिससे आपको पता चल जाता है. जैसे एप्पल की रिंगटोन है, सो आपको पता चल जाएगा कि ये एप्पल की ही रिंगटोन है. इफ समबडी एल्स ऑल्सो यूज इट, तो यू आस्क कि लाइक इज इट ऑफ एप्पल, तो आपको पता है कि वो पर्टिकुलर उस कंपनी की ही रिंगटोन होगी. ठीक है, जैसे नोकिया का फोन होता था. नाउ नोकिया इज लाइक नो मोर वर्किंग लाइक ओपनली इन द मार्केट, बट नोकिया का एक पर्टिकुलर रिंगटोन था जो कि दूर से पता चल जाता था कि ये नोकिया का है. ठीक है, सो आई थिंक दिस मच इज प्रेटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और लेंगे स्पेसिफिक चीज़ों को लेके. अब कलेक्टिव मार्क जो होता है वो बहुत ही कॉमनली हम नहीं सुनते हैं, बट होता क्या है? कलेक्टिव मार्क एक पर्टिकुलर एसोसिएशन, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बाकी लोगों से अलग बनाता है. जैसे सीए है, तो जब लिखा होगा ऐसे पर्टिकुलर सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो जो मेंबर्स हैं आईसीआई के, वो ही उसको यूज कर सकते हैं, जो वहां से जिनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है. तो वो लोग जब इसको यूज कर सकते हैं ओनली, उसके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता है. तो वो कलेक्टिव मार्क, और बाकी लोगों से आप डिस्टिंग्विश हो गए. ठीक है, बाकी लोग तो यूज नहीं कर सकते. अगर जिसके पास आईसीआई का सर्टिफिकेट नहीं है, आईसीआई के मेंबर नहीं है, वो लोग तो इस पर्टिकुलर सिंबल को यूज नहीं कर सकते हैं. इट मीन्स दैट वो पर्टिकुलर सिंबल प्रोटेक्टेड है. ठीक है, फिर आता है सर्टिफिकेशन मार्क. सर्टिफिकेशन मार्क क्या होता है? सर्टिफिकेशन मार्क होता है कि आपने एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट किसी चीज का लिया है, देन यू कैन लाइक राइट देयर. फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा, आपने अगर आयरन खरीदी है, ओके, जब आयरन खरीदते हो तो आईएसआई मार्क्ड ऐसे लिखा होता है, ऐसे करके एक सिंबल होता है आईएसआई मार्क्ड. सो व्हाई दे कैन यूज दिस पर्टिकुलर सिंबल? बिकॉज उन्होंने सर्टिफिकेट लिया हुआ है उसका, एंड इट इज लाइक आईएसआई ने उसको अप्रूव किया हुआ है, एंड फॉर दैट रीजन वो वैलिड है कि हाँ, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर कोई खराबी नहीं है या फिर कोई डिफेक्ट नहीं है जिससे किसी को भी हार्म हो सकता है. एंड बिकॉज इट इज लाइक अ गुड प्रोडक्ट, प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट, तो बिजनेस बेनिफिट भी होता है, प्लस यू कैन यूज इट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज सर्टिफिकेशन मार्क. देन ट्रेड ड्रेस क्या होता है? एक पर्टिकुलर पैकेज पर्टिकुलर तरीके का दिखता है. सो वो किस टाइप से दिखता है, उसका कलर कॉम्बिनेशन, एक पर्टिकुलर पैकिंग एंड ऑल, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड ड्रेस. तो ये भी प्रोटेक्टेड है. आप चाहें तो इसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. देन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ कंपनी यू आर, किस एरिया में आप काम करते हैं, व्हाट इज योर प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग, वेदर इट्स अ सर्विस और नॉट. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स डिपेंड्स ऑन द कंपनी, एंड आप क्या
ट्रेडमार्क या क्या चीज़ों को लाइक किस किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? आप साउंड मार्क को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या आप ट्रेड रिस्क को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप लाइक लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या वर्ड मार्क को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? सो ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द कंपनी यू आर। ओके। अब एक लिस्ट होती है वेल नोन ट्रेडमार्क की। सो वेल नोन ट्रेडमार्क्स वो ट्रेडमार्क्स की लिस्ट होती है जो कि मतलब वहाँ अपना जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ पे इसकी लिस्ट मेंटेन्ड ही होती है कि सबको पता है उन ट्रेडमार्क्स के बारे में। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दोस ट्रेडमार्क की, वो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि कोई और उसको यूज करे किसी भी तरीके से। तो वो होते वेल नोन ट्रेडमार्क की लिस्ट के अंदर। ठीक है, जैसे वर्ड मार्क की कैटेगरी में हमने देखा है गूगल, amazon आते हैं। डिवाइस मार्क में एप्पल का लोगो, नाइक का swoosh जो साइन है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्पोजिट मार्क में फेडेक्स या कोको कोला का एक पर्टिकुलर लाइक कॉम्पोजिट मार्क में कि उसका नाम भी एक पर्टिकुलर वे में लिखा होता है, कि आपने लिखा होगा इस वे में ऐसे लिखा होता है कोको कोला ऐसे करके। सो वो पर्टिकुलर तरीके से ही लिखा जाता है। सो कॉम्पोजिट मार्क के अंदर वो पॉपुलर है। शेप मार्क में कोको कोला की बॉटल की शेप है। ठीक है। साउंड मार्क में जब कम लाइक इंटेल का एक सर्टेन साउंड होता है वो, या फिर नोकिया की कॉलरट्यून। ठीक है। कलर मार्क में कैडबरी का जो कलर है वो कलर मार्क के अंदर आता है, कि वो पर्टिकुलर कलर जो है उसके पैकेट्स में दूर से दिख जाता है कि ये कैडबरी का ही प्रोडक्ट है। यू कैन आइडेंटिफाई इवन लाइक आपको सिर्फ थोड़ा सा ग्लांस दिया जाए तो यूल बी एबल टू आइडेंटिफाई, बिकॉज वो सालों से वही चल रहा है। इमेजिन कोई और उस पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन को एग्जैक्टली यूज करने लगे, थोड़ा सा नाम चेंज करके। या फिर जस्ट सी, पार्ले जी एक कंपनी है, अब किसी ने अपनी कंपनी खोल ली पार्ले सी। तो पार्ले जी एंड पार्ले सी में जी और सी का, एक नॉर्मल पर्सन जो जल्दी जल्दी सामान खरीद ट्रैवल करते हैं, तो बिस्लेरी के बहुत सारे वेरिएशन है। बिस्लेरी एंड देयर मल्टीपल काइंड ऑफ बिस्लेरीज, यू कैन सी सिमिलर टाइप की बॉटल है, सिमिलर कॉम्बिनेशन है, सेम तरीके की दिखती है। इनफैक्ट वो जो ग्रीन कलर का उसका रैपर होता है वो भी सेम ही होता है, उसी कलर का जो है कैप होता है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर कस्टमर्स। तो एक नॉर्मल कस्टमर जो कि फटाफट सामान खरीद रहा है, एक बेसिक इंटेलिजेंस का है, तो शायद उसको दिखे भी ना कि ये बिस्लेरी नहीं है, ये कोई और कंपनी है। तो ये सब चीजें क्या हुआ, इन्फ्रिंजमेंट हुआ। ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। ऑल राइट गाइस। सो अब हम थोड़ा सा डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं कि एक पर्टिकुलर आप जब ट्रेडमार्क रजिस्टर करने जाते हैं तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक प्रोसीजर समझाऊंगी, फिर मैं समझाऊंगी कि आपको अपना पर्टिकुलर ट्रेडमार्क चूज करते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना भी होता है, और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको प्रॉब्लमैटिक लेटर ऑन लग सकती हैं जब आप अपना ट्रेडमार्क चूज करते हैं। तो आप अपने मन से कुछ भी आपने चूज किया, पर हो सकता है वो पर्टिकुलर वर्ड अपने आप में ही गलत हो। ठीक है। तो क्या क्या चीजें होती हैं जो कि स्पेक्ट्रम में लाइक रेड जोन में लाई करती हैं, और क्या चीजें गोल्डन जोन में लाई करती हैं। सो आई टेल यू अबाउट दैट। ओके। सी, अगर हम ट्रेडमार्क फाइलिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रेडमार्क सर्च करते हैं। ठीक है। ट्रेडमार्क सर्च करने के लिए हम पहले एक पोर्टल पे जाते हैं, पोर्टल पे हम डालते हैं नाम, और हम देखते हैं कि सिमिलर टाइप के और कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। तो आई शो यू द पोर्टल एज वेल, जस्ट अ सेकेंड। यू कैन सी दिस टीएम सर्च पोर्टल। इज इट विजिबल गाइस? ऑल राइट। सो दिस इज द पोर्टल, tm search portal dot ip india। वॉट एवर ट्रेडमार्क, फॉर एग्जाम्पल इफ क्लाइंट कम्स टू, आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है और आपसे बोलता है कि मेरा ये पर्टिकुलर नाम है और मुझे इसको रजिस्टर करना है, तो आप सबसे पहले आईपी सर्च इंडिया पे, लाइक आईपी इंडिया पे जाएंगे, ट्रेडमार्क सर्च पे। वाई यू शुड गो टू दिस वेबसाइट फॉर द लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आपको पहले यहाँ चेक करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या सिमिलर टाइप का नाम एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी वहाँ पे। अगर सिमिलर टाइप का नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फिर आगे क्या करना है, फिर आपको सजेस्ट करना होता है सबसे पहले गो में अपने क्लाइंट को कि सर ये सिमिलर टाइप का नाम सिमिलर कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है। सो देयर हाई चांसेस कि वहां से क्वेश्चंस आए, या फिर देयर हाई चांसेस कि वहां से ऑपोजिशन आए। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप उससे बचने के लिए अपना टाइम सेव करें और अपनी एनर्जी एंड मनी भी सेव करें।
तो आप थोड़ा नाम चेंज कर लीजिए, या फिर कैटेगरी तो सेम ही रहने वाली है। अगर मैंने डिसाइड किया दैट आई वांट बी, आई विल बी सेलिंग शूज, तो आई विल बी सेलिंग शूज ओनली, पर मैं नाम चेंज कर सकती हूँ अगर मुझे पता है कि सिमिलर नाम का कोई ब्रांड एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कैंपस, सो कैंपस एग्जिस्ट करता है, वो शू सेलिंग बिजनेस के अंदर है। अब मैं भी अगर अपनी ब्रांड का नाम कैंपस ही रखना चाहती हूँ, और मैं बोल रही हूँ कि मैं शूज और बैग दोनों सेल करूंगी, सो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर मी। तो वो डिफिकल्टी आप रिमूव करते हैं, और करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे, आपको दिख जाएगा कि यहाँ सिमिलर आ रहा है या नहीं आ रहा। नाउ सेकंड थिंग, जो कि कॉमनली पॉपुलर नहीं है, जो लोगों को लगता है कि नहीं बस यहाँ सर्च हो गया तो दिस इज प्रीटी मच इट, नहीं, उसके बाद आपको थोड़ा सा गूगल सर्च भी करना है रैंडम। तो एक ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट होती है, आप जब किसी ट्रेडमार्क अटर्नी के ऑफिस में अगर काम करते हैं, तो आप देखेंगे यूजुअली जब कोई क्लाइंट आता है तो ओपिनियन लेने आते हैं सबसे पहले, तो आप सबसे पहले एक ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट बनाते हैं। ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और थरो रिपोर्ट होती है, उसमें आप हर क्लास वाइज बनाते हैं, तो एक एक क्लास, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे 45 क्लासेस की आप रिपोर्ट बनाते हैं कि ये पर्टिकुलर नाम किस और क्लास में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहली जो वेबसाइट है वो तो आप यूज करते ही हैं, TM सर्च, ipindia.com, ipindia.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा इंडिया में इस पर्टिकुलर नाम से कोई और एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, और आप जब ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, क्लास 1 है, ये पर्टिकुलर नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल है आपकी कंपनी का नाम लिगार्टिस, ओके, सो लीगल प्लस ARTIS, ओके, लिगार्टिस नाम है। अब आपने देखा जब आपकी कंपनी का नाम लिगार्टिस है, तो आप क्या करते हो, आपने सर्च किया कैटेगरी 1 में लिगार्टिस नाम की कोई कंपनी है, क्लास 1 में क्या सेल कर रही है, सिमिलर टाइप के और क्या नाम है, सो लिगार्टिस में हो सकता है आर का डिफरेंस हो, किसी ने स्पेलिंग चेंज कर दी हो, सो सिमिलर लाइक बहुत सारी सिर्फ छोटे छोटे नाम ही तो चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज करने में कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं है, और स्पेलिंग फिर भी लास्ट में सेम ही रहती है। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी प्रोटेक्टेड। और वो प्रोटेक्शन कैसे आप देते हो, ये सर्च रिपोर्ट बना के, तो आप जब सर्च रिपोर्ट बना रहे हैं तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, सिमिलर नेम, सिमिलर आपको दिख रहा है कि कैटेगरी के अंदर आ रहा है, जब कैटेगरी सेम हो जाती है, जब क्लास सेम हो जाती है, तो तब आपको और विजिलेंट होना होता है, तो उसके रिलेटेड जितने भी नाम होते हैं आप वो सर्च करते हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बोला कि मैं लिगार्टिस नाम की कंपनी खोलना चाहता हूँ मैम, एंड आप ना प्लीज मेरे को ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट बना दो, तो आपने क्या किया, आप सीधे गए और आपने सिर्फ लेगार्टिस जो कंपनी है, आपने सिर्फ इसका नाम सर्च किया, आपने बोला नहीं सर कोई एग्जिस्ट नहीं करता, प्लीज यू कैन गो अहेड। बट व्हाट इफ जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी अलग है, ठीक है, हो सकता है उसने एस की जगह एस लगा दिया, लेगार्टिस लगा दिया हो, ठीक है, उसने आई की जगह लेगा यहाँ पे आर रखा हो, टी की जगह ई लगा दिया हो, तो अब अल्टीमेटली साउंड तो वो सेम ही करेगा, तो वहां वो डिफिकल्टी हो जाती है, ऑपोजिशन वहां पे आ जाता है। जरूरी नहीं है कि आपने बोला कि बिल्कुल नाम चेंज है पर आप सर्विस तो सेम ही दे रहे हो सकता है कि ये दोनों एक प्लेटफॉर्म हो जो कि लाइक AI बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और ई कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों काम करते हैं, प्लस इनका दोनों का थोड़ा थोड़ा बिजनेस और है एक्सपेंडेड, बट वो अलग डोमेन में काम करता है। तो ये सर्च करने के लिए आपको बहुत एफर्टफुली काम करना होता है, सो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू, बिफोर इवन स्टार्ट डूइंग एनी थिंग, जब आप ट्रेडमार्क में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो खुद से ही अपने ये पोर्टफोलियो जो आप तैयार करते हैं, आप लीगल इंडस्ट्री में इफ यू आर अप्लाइंग, तो यूजुअली लोग पोर्टफोलियो तैयार करने का ट्रेंड नहीं है, बट यू कैन एक्चुअली मेक पोर्टफोलियोज की पर्टिकुलर नाम था, मैंने इसका पूरा ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट तैयार किया, एंड यू कैन शो इट, दिस विल एक्चुअली प्रूव योर क्रेडिबिलिटी दैट यू आर अ पर्सन जो तरीके से सारी चीजें सर्च करता है। तो आप जितने पॉसिबल नेम हो सकते हैं वो सर्च करो, उसके कॉम्बिनेशंस, उसके कलर, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो वहाँ पे इशू क्रिएट कर सकती है। तो आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट बनाई, फाइनली आप एक ओपिनियन दे सकते हैं, सो लाइक एज अ पर्सन जो कि शायद अभी स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है फाइनल ओपिनियन देना, पर उसके लिए ये तो डिफिकल्ट नहीं होगा कि वो ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट बनाए। सो मेक 45 क्लासेस की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनती है, बड़ी कंपनीज जब आती हैं तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। एक छोटा सा वेबसाइट पे सर्च करने से नॉर्मली आप सिर्फ सेटिस्फाई होते हैं, बट आप लेटर ऑन जाएंगे तो आप देखेंगे कि सिमिलर टाइप की कंपनीज एग्जिस्ट करेंगी, सेम नेम होगा, लेटर ऑन वो प्रॉब्लम करता है। गूगल पे रैंडम सर्च भी करना है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप काम कर रहे हैं तो गूगल पे रैंडम सर्च भी करिए, हो सकता है इंटरनेशनली और वेबसाइट सिमिलर काम में एग्जिस्ट कर रही हो, और आपका प्लान हो इंटरनेशनली एक्सपैंड करने का, तो फिर वहां प्रॉब्लम आएगी। सो आई सजेस्ट कि आप पूरा ओपन सर्च करें, वहाँ मेंशन करें, सबके स्क्रीनशॉट्स लेके लगाएं कि ये पर्टिकुलर चीज ऐसे एग्जिस्ट करती है, इसकी ये वेबसाइट है, ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के आपको क्लाइंट को देनी है। एंड ये भी काफी लाइक वैल्यूएबल स्किल है, काफी अच्छी अर्निंग प्रोवाइड करती है, स्पेशली लाइक यंग एज में, एंड जब आप बिल्कुल एंटर ही कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में तो काफी यूजफुल होता है। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कैन वी मूव अहेड गाइस? इज इट क्लियर टिल नाउ? व्हाट अबाउट अदर्स गाइस?
Is it not clear till now, guys? ओके, ऑलराइट। सो ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट हो गई। अब आगे क्या आता है? ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट कर आपने कर लिया। अब आपके क्लाइंट ने आपको मल्टीपल टाइप के बिजनेस बताए। उसने बोला कि मैं मेडिसिन भी बेचना चाहता हूँ, मैं अवेयरनेस भी देना चाहता हूँ, मैं एजुकेशन भी देना चाहता हूँ। ओके, मैं एजुकेशन भी यहाँ पे देना चाहता हूँ, और मैं और भी मल्टीपल चीज़ों के अंदर काम करता हूँ। तो आप उनसे कॉम्प्रिहेंसिवली यू विल आस्क ऑल द क्वेश्चंस दैट व्हाट ऑल सर्विसेज, व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स यू आर ट्राइंग टू सेल। सो आप सारी डिटेल्स पहले लेंगे अपने क्लाइंट से। आफ्टर यू टेक ऑल द डिटेल्स, देन यू आर सपोज टू सर्च कैटेगरी वाइज एज वेल। एंड प्रॉपर कैटेगरी आपको उनको सजेस्ट भी करनी है। हो सकता है कि उनको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। सो कैटेगरी सजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो कैटेगरी कैसे सजेस्ट करते हो? अब 45 मैंने आपको बताया 45 क्लासेस है। सो 1 से लेके 34 जो है वो गुड्स के बारे में बात करती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स। 35 से कैटेगरी 45 तक सर्विसेज की बात होती है। सो फॉर एग्जाम्पल आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, ओके, सो एजुकेशन 41 कैटेगरी के अंदर हम डाल देंगे। सो मल्टीपल कैटेगरीज आपको देखनी होती है, क्या वो उसमें फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि वाई एम आई सेइंग दिस, अगर कैटेगरी में प्रॉब्लम इस स्टेज पे आती है तो लेटर ऑन जब आप एप्लीकेशन डालते हैं तो रजिस्ट्रार भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है या फिर अमेंड कर सकता है। सो दैट विल ऑलमोस्ट लाइक टेक लाइक अनदर मे बी 4-5 months। तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए, as a trademark attorney or as a person who is giving assistance, make sure that you're not making mistakes like this. For example, class 25 talks about clothing, class 42 talks about IT and technology service, class 5 talks about pharmaceuticals, so if you're selling medicines and all, if you're selling coffee, tea, bread, etc. So class 30 will come into picture. If you're advertising or you're doing business management, so class 35 will come into picture. अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, तो मीनवाइल यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दीज क्लासेस एज वेल। बट माय सजेशन इज, अगर आप बहुत सीरियस है इस पर्टिकुलर डोमेन में प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली लाइक रिमेम्बरिंग ऑल दिस। थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको दिमाग में ये चीज़ें रखनी है कि कौन सी क्लास कहाँ एग्जिस्ट करती है, एटलीस्ट क्या क्या क्लासेस हैं। अगर आपको नंबर भी ढंग से याद नहीं होता है तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज दैट विल एक्चुअली मेक यू मोर कॉन्फिडेंट। ओके, नाउ जब आपने क्लासिफाई कर लिया है, आपके क्लाइंट से आपका डिस्कशन हो गया है कि आपकी पर्टिकुलर कैटेगरीज है, इतनी एप्लीकेशन ऐसे फाइल होने वाली है, एंड अब आपका फाइनल स्टेज है फाइलिंग का। ठीक है, अब फाइलिंग कौन करता है? तो जब मैं फाइलिंग की बात कर रही हूँ तो एक ट्रेडमार्क अटॉर्नी होता है जो फाइल कर सकता है, और आप खुद भी अपनी कंपनी के अगर प्रोपराइटर है तो आप खुद भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ ट्रेडमार्क अटॉर्नी ही फाइल करेगा। एज अ प्रोपराइटर ऑफ अ कंपनी यू कैन ऑल्सो गो एंड फाइल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। ओके, अब एप्लीकेशन फाइल करने के लिए देयर इज दिस फॉर्म, TMA फॉर्म। आई विल शो यू द फॉर्म एज वेल। ठीक है, क्या कैसा फॉर्म होता है और आपको कैसे फाइल करना होता है। सो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में यू कैन फाइल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। ओके, ऑनलाइन फाइल आपको करना है तो IP इंडिया का पोर्टल है, ई फाइलिंग वहां से होती है। नाउ व्हाट्स द फीस? सो इफ योर कंपनी इज स्टार्टअप, ओके, आपकी कंपनी अगर लाइक बिगनिंग अभी शुरू ही हुई है, MSME का आपके पास सर्टिफिकेट है एंड स्टार्टअप है आपकी कंपनी, तो यहाँ पे फीस लगती है कितनी? 4500। ओके, ये वो फीस है जो फाइलिंग की फीस है, जो कि सबमिट होती है। अगर आप ट्रेडमार्क अटर्नी की हेल्प लेते हैं तो उनका जो चार्जेस होता है वो अलग होता है। सो दिस इज द चार्ज जो कि आपका सिर्फ उसी चीज के लिए लगता है, पर्टिकुलर फीस, कि आप इतनी फीस दोगे। अगर आप ऑफलाइन फाइलिंग करते हैं, फिजिकल फाइलिंग करते हैं, तो 5000 रुपीज चार्ज है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी जो लाइक स्टार्टअप में फॉल नहीं करती है या स्मॉल एंटरप्राइज नहीं है, MSME में नहीं आती है, देन आपकी जो फीस होती है वो 9000 पर क्लास होती है। सो व्हेन आई एम सेइंग पर क्लास, सो आई टोल्ड यू अबाउट 45 क्लासेस। सो मेरा बिजनेस एजुकेशन में भी है, मेरा बिजनेस मेडिसिन भी बेचता है, फार्मास्यूटिकल्स में भी है। तो मैं अलग अलग क्लासेस के अंदर फाइल करूंगी। प्लस क्लास के अलावा मैं ये भी फाइल करूंगी कि मुझे वर्ड मार्क भी फाइल करना है, इसका डिवाइस मार्क भी फाइल करना है, मुझे लोगो भी फाइल करना है, मुझे इसका हो सकता है मेरा पर्टिकुलर म्यूजिक साउंड भी हो, तो इसकी भी अलग अलग फीस होगी। ओके, सो ये एक साथ फाइल नहीं होगा। आप अपना वर्ड मार्क अलग फाइल कर रहे हो, अपना डिवाइस मार्क अलग फाइल कर रहे हो, प्लस अलग अलग क्लासेस में फाइल कर रहे हो। सो ये सारी चीजें आपको
देखनी है, तो आप ये पर्टिकुलर चीज़ें आइडेंटिफाई करोगी कि इसका मुझे वर्ड मार्क फाइल करना है, लोगो फाइल करना है, ओके ये सब फाइल करना है। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आता है, उसके बाद मेरे पास ये आता है कि जब मैं फाइल कर रही हूँ तो कौन कौन सी क्लास के अंदर मेरा प्रोडक्ट आ रहा है, मेरा एडटेक सर्विस है, मेरा जो भी सर्विस है, उन सबका फीस कैलकुलेट करके एंड देन यू फाइनली टेल टू योर क्लाइंट। ठीक है। अब यहाँ पे फीस और भी वेरी करती है। कैसे वेरी करती है? फॉर एग्जाम्पल आप अपना जो है प्रोसीजर्स एक्सपेडाइट करना चाहते हैं, तो फीसेस काफ़ी ड्रास्टिकली इंक्रीज होती है। आपको यूजुअली ये प्रोसेस 18 से 22 मंथ्स के आसपास ले लेता है आराम से, पूरा अप्रूवल आने में। इनफैक्ट कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है, रेयरली बहुत लाइक ऐसा होता है कि कम टाइम लगा है। तो इस सिचुएशन में आपको हो सकता है जल्दी चाहिए हो अपना ट्रेडमार्क, तो जब आपको जल्दी चाहिए होता है तो आप एक्स्ट्रा फीस पे करके प्रोसीजर को एक्सपेडाइट भी करा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द फैसिलिटी विच इज अवेलेबल, बिकॉज यू, अब आपको लगेगा एज अ लाइक लॉ स्टूडेंट और एज अ यंग लॉयर दैट इजंट इट अनफेयर। Well, it is not unfair because here the like matter is about business. It is not about anybody's like basic right or right of humanity or basic like normal fundamental right. Here the question is about commercial transaction. So when it comes to commercial transaction, of course, law supports, because if law or the government will not support these things, then company will suffer losses, and that is ultimately going to harm the GDP of country. So for that reason, these facilities are provided. Okay. नाउ यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है। अब हम आगे चलते हैं कि हमने अपना फाइलिंग भी कर दिया है, हमने अपना प्रॉपर प्रोसीजर कर दिया है। अब मैं एक फॉर्म भी आपको दिखा देती हूँ। सो लाइक इसी टाइप के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, कि कितनी फीस है, कौन फाइल कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। आई ऑल्सो गो ऑन द वेबसाइट एंड आई शो यू देयर एज वेल। तो प्रॉपर आप फॉर्म भरते हैं, तो ये ऑफलाइन है, बट ऑनलाइन में कैसे दिखता है? ई फाइलिंग ऑफ ट्रेडमार्क, ये पोर्टल है, ठीक है। ई फाइलिंग ऑफ ट्रेडमार्क के अंदर आप अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं ना। एक चीज यहाँ पे आती है, एज अ पर्सन भी, लाइक एज अ प्रोपराइटर अगर आपको फाइल करना है, या फिर एज अ ट्रेडमार्क अटॉर्नी ऑल्सो, आपको यहाँ पे रजिस्टर कराना होता है। कैसे कराते हो? तो आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है, ठीक है। सो डिजिटल सिग्नेचर के लिए आपको अप्लाई करना होता है। डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करने के लिए भी प्रॉपर प्रोसीजर होता है, and that digital signature is actually required while you are filing, but like filing trademark. So if you are someone who wants to like file trademark, and if you are passionate about working like for in trademark industry, तो अपना डिजिटल सिग्नेचर आप बनवा सकते हैं। सो आप खुद भी बनवा सकते हैं, और एल्स यू कैन टेक सर्विस ऑफ CACS as well. So CAs usually make these digital signature. You can also make on your own, but then procedure थोड़ा सा like time taking होता है. So usually people like take help of these individuals who basically work every day in this particular domain. So you have to have your digital signature, then आपकी पूरी procedure start होती है। Then you go like proceed for registration, you click here, and then you have to type what kind of applicant you are. So whether you're agent, whether you're attorney, or you're proprietor. So there's this exam that also happened: trademark, agent, patent agent, trademark attorney. So patent agent and trademark agent examination usually happens in January in India. So if you have this particular like a certification also, you can apply directly. Okay. So these are the basic requirements. Post that, you have to generate your code also, and then you have to process. So you can search your code, whatever your code is. Okay, so for example, I just say I'm proprietor, then I'll have to search my code, then I have to write my name, and then whenever I'll submit, list will come. If I'm registered, then it will show that what code I have. So the code will be shown on this particular website only. So you can see everything is basically online. Most of the things are online. You can go for like offline procedure as well, but again, that is not advisable to anyone at this point of time. Okay. So guys, is this clear till now? अभी तक हमने ज्यादा कुछ नहीं समझा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है वेबसाइट्स की, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसी वेबसाइट्स दिखती है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ऑलराइट गाइस, so see, for offline filing, so wherever jurisdiction comes, for example, like your office is in maybe Delhi, or like your registered office is in Delhi, then seat of like trademark registrar office is in Delhi also. So there are jurisdictions where you can go and file for your application. Okay.
So based on the jurisdiction you can move ahead. Okay. नाउ अब आपने अपना फाइलिंग कर दिया, अब आगे क्या होता है, अब एग्जामिनेशन की स्टेज आती है. सो टिपिकली यहाँ पे एग्जामिनेशन जब आपने फाइलिंग कर दी होती है तो 1 से 3 महीना आप लेंगे, मतलब आप एज एन आपको टाइम लगता है वहाँ पे जब एग्जामिनेशन की प्रोसीजर स्टार्ट होती है. एग्जामिनेशन जो है किस किस बेसिस पे होता है, ठीक है, अब क्या उसके बेसिस होंगे, तो हम थोड़ा सा लीगैलिटी में यहाँ पे जाएंगे कि किस बेसिस पे एग्जामिनेशन हो रहा है और क्यों एग्जामिनेशन कर रहे हैं. तो सेक्शन 9 होता है ट्रेडमार्क एक्ट में और एक सेक्शन 11 होता है ट्रेडमार्क एक्ट में, ठीक है. सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट एब्सोलूट ग्राउंड्स, जिसमें आपका ट्रेडमार्क का जो एप्लीकेशन प्रोजेक्ट हो जाएगा, और सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट रिलेटिव ग्राउंड्स. एब्सोलूट ग्राउंड्स क्या होते हैं? एब्सोलूट ग्राउंड्स आप ये मान लीजिए फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि वो खुद में ही गलत है, अपने आप में ही वो ट्रेडमार्क गलत है. वो हो गया एब्सोलूट ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन. रिलेटिव ग्राउंड होगा किसी और के जैसा आप काम कर रहे हैं, आप किसी का ट्रेडमार्क चुराने की कोशिश कर रहे हैं, या ऑलरेडी कुछ एग्जिस्ट करता है, या बहुत सालों से कोई पर्टिकुलर उसी नेम में काम कर रहा है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस सिचुएशन में आपको रिलेटिविटी का इशू आता है. मैं थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग देती हूँ. एंड पिक्चर आई शोड यू, just a second. Distinctiveness spectrum. Okay. So if a trademark is generic in nature, then it is going to be a problem. For example, you are selling milk. Okay. और आपने अपने जो milk brand का नाम है वो रख दिया pure milk. Now you think that your application is going to be accepted. So this particular application will be rejected because name is not clear. प्योर मिल्क तो कोई भी हो सकता है, एनीबडी कैन सेल प्योर मिल्क. तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये मिल्क की प्रॉपर्टी बता रहा है, या ये मिल्क बता रहा है, या नाम बता रहा है. सो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू एक्चुअली लाइक डिस्टिंक्ट इट फ्रॉम अदर ब्रांड्स ऑफ मिल्क. कि प्योर मिल्क तो सब कह रहे हैं, अब कोई अमूल बेच रहा है, अमूल का मिल्क बेच रहा है, तो वो भी कह रहा है अमूल इज ऑल्सो प्योर मिल्क. देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. सो यूजुअली ये रिजेक्ट हो जाते हैं. ओके. Yes, you can find recording of workshop. You will find this recording on YouTube. Okay, I send money. Somebody trade India but not come properly. But now again asking money almost 2 year over. What to do now? Well, Shivraj, like I'm not sure like आपने किसको पैसे दिए हैं and who took your money. But if you are facing real issue, then you should contact to like a trademark attorney so that they can actually help you. Or if you are facing issue with digital signature, then CAs may help you. Or else like you can connect to Lobber City's team, they'll guide you as well. Okay. सो प्योर मिल्क हमने देखा. सो प्योर मिल्क में क्या प्रॉब्लम आई, प्योर मिल्क तो नाम ही बहुत अजीब है. अब कोई डिस्क्रिप्टिव कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि आप बेचेंगे. यू ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग, दिस स्वीट काजू कतली. सो इट इज मेड अप ऑफ कैश्यूज. ओके. नाउ इफ यू जस्ट नेम दिस पर्टिकुलर स्वीट एज स्वीट. ओके. नाउ this particular thing has its name, or maybe if I just start the brand in name of Kaju Katli and I'm selling Kaju Katli and I want trademark of this. Now it's difficult because everybody who is selling Kaju Katli is Kaju Katli only. You cannot take trademark in the name of this particular because everybody is using it in a common manner. Okay. Say somebody wants to take trademark of laptop word, but everything which which is portable and every computer system which can be used on labs, now it is called as laptop. You cannot take trademark of that. Okay. So names like this should be avoided. Okay. So these kind of name falls in the red zone. Okay. So just say if some word, like for example apple. Now apple is a word which is not at all similar to computer system. You can see apple is very different word and computers are like completely different from that. So it is very easy for people to actually classify. If I'm selling fruit and then I'm just taking trademark of that fruit as apple only, then it is difficult, then it's not correct. But if the particular product is very distinct and the name is distinct, so there will be no confusion. Okay. For that reason apple is able to take trademark of this particular product. Okay. So I think this much is clear. We'll take basic understanding of that as well. So examination based on the grounds, relative ground, absolute ground. Okay. Now post that,
After you receive your examination report, what happens? After you receive your examination report, you have to reply within 30 days. Okay. And then you all like you get 1 month extra. If you like want, then you have to submit the reason for that as well. Post that, if you're not satisfied, so if your registration like registrar's objections are not resolved through the return submissions that you gave, so usually this process happens through return submission only. So whatever response you gave through return submission, registrar is not satisfied with that, so hearing can be scheduled. So you have to go before registrar or deputy registrar. Okay. Applicant, or for example, if you applied your trademark like as proprietor, then you have to appear, or if you applied through attorney, then attorney will appear on your behalf. Then they'll present their oral or documentary arguments. Okay. Based on the hearing, registrar either accept, या तो वो accept करते हैं या फिर वो refuse कर देते हैं. अब उन्होंने मान लीजिए accept कर लिया. जब accept कर लिया तो finally आपको आपका trademark मिल गया. रिफ्यूज कर दिया तो आगे की प्रोसीजर क्या है? रिफ्यूज करने के बाद, या तो यूजुअली ये भी होता है कि रिफ्यूज करने के बाद वो पब्लिश होता है ट्रेडमार्क जर्नल में, और एल्स वो अपने आप लाइक 4 महीने जब ट्रेडमार्क जर्नल के अंदर प्रोड्यूस करा जाता है वो, एंड 4 मंथ का टाइम मिलता है कि बाहर से लोग ऑपोजिशन दे सकें. सो वो जो रिलेटिव ग्राउंड वाली चीज़ है वो यहाँ से भी आ जाती है कि ट्रेडमार्क जर्नल होता है, जो कि आप जैसे गूगल करेंगे विल फाइंड इट. ट्रेडमार्क जर्नल के अंदर एक वो जर्नल लाइक आता है हर मंथ. जो जो एप्लीकेशंस आती है, जो जो एप्लीकेशंस आती हैं, आप उनके बारे में देख सकते हैं कि वहाँ पे किस किस ने अप्लाई किया है, किस किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है, और अगर आपसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपको लग रहा है कि आपके पास ऑलरेडी है सिमिलर टाइप का, सो यू कैन फाइल फॉर ऑपोजिशन. सो दिस इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट योर ओन कंपनी. वो एक जर्नल आता है, आप वहाँ उसमें देखते हैं. ठीक है. जो भी ऑपोजिशन आते हैं उनको सुना जाता है. ठीक है. फिर एग्जामिनेशन होता है, बस एग्जामिनेशन होता है, सब एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं. जो भी पार्टी वहाँ जीतती है, देन उसका फाइनल वहाँ पे डिसीजन होता है. फॉर एग्जाम्पल, अब जिसने अप्लाई किया था, एप्लीकेंट है, वो जीत गया, तो वेल एंड गुड है, उसको अपना ट्रेडमार्क मिल गया. ठीक है. पर अगर एप्लीकेंट नहीं जीता तो फिर आगे कहाँ जाएगा, तो हम उसके बारे में देखेंगे. पर उससे पहले आई जस्ट वांट टेल यू वेरी सिंपल थिंग. जब आप एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं तो आपका क्लाइंट आपसे पूछेगा कि क्या मैं अब रजिस्टर्ड हूँ, मतलब मैं सिंबल यूज कर सकता हूँ ये. नो. जैसे ही आपने एप्लीकेशन फाइल करी तो यू आर ओनली एलिजिबल टू यूज दिस सिंबल. दिस इज टीएम सिंबल. बट वंस यू आर रजिस्टर्ड, देन यू कैन यूज दिस आर सिंबल. सो देयर इज अ डिफरेंस. जब आप देखेंगे, अब आप नोटिस करना, जब भी आप प्रोडक्ट्स बाय करते हैं या फिर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो जस्ट चेक दिस थिंग. दे यूज TM or whether they are using R. So that completely defines कि उनका registration हुआ है या नहीं हुआ है. Okay. So make sure that you're noticing this the next time. Okay. So जर्नल में पब्लिश हो गया, 4 मंथ का ओपन विंडो होता है, सब ऑपोजिशन फाइल कर सकते हैं. ठीक है. अब सर्टिफिकेट आपको मिल गया. अगर नो कोई ऑपोजिशन नहीं आया 4 मंथ के पीरियड के अंदर, तो ऑपोजिशन प्रोसीडिंग्स या फिर ऑपोजिशन प्रोसीडिंग जो है आपके अगेंस्ट जो थी वो रिजॉल्व हो गई है, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का. वैलिडिटी कितनी होती है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्या वो टाइम इमेमोरियल होता है कि मैंने आज ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया, मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया, एंड अब जिंदगी भर मेरा ही ट्रेडमार्क है. नो. 10 मंथ्स की वैलिडिटी होती है, सॉरी 10 ईयर्स की आपके पास वैलिडिटी होती है. तो आप 10 साल तक आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड माना जाता है. ठीक है. आप उसको रिन्यू करा सकते हो हर 10-10 साल के अंदर. ठीक है. अब एक और चीज यहाँ पे आती है, क्योंकि ट्रेडमार्क जो है वो यूजेज पे बेस्ड होता है. ट्रेडमार्क इज समथिंग जो कि सिर्फ यूजेज पे बेस्ड होती है. तो जो चीज यूजेज पे बेस्ड होती है, अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली 5 ईयर 3 मंथ्स तक यूज नहीं करते, तो आपका जो ट्रेडमार्क है वो मान लिया जाता है कि आप यूज नहीं करेंगे एंड कोई और ले सकता है. तो आप वहां पे फिर अपना जो ऑपोजिशन है वो फाइल करेंगे, तो बहुत ही वीक केस होगा आपका. सो मेक श्योर दैट यू यूजिंग ऑल्सो. ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि कोई भी बोनाफाइड पर्सन जो कि अपना बिजनेस करना चाहता है, उसको कोई परेशान ना करे. हो सकता है किसी ने जबरदस्ती लेकर रख दिया ट्रेडमार्क, उनको पता है कि आप उस नेम से बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपके बिजनेस को वो हैम्पर करना चाहते हैं, उन्होंने वो उस नाम लेके रख दिया, उन्होंने यूज ही नहीं किया उसको कभी. जब यूज ही नहीं किया तो उसको क्या पर्पस हुआ? वो तो जीरो वैल्यू का हुआ. पर इवन दो वो जीरो वैल्यू का हुआ, तो लोगों को वो क्लैरिटी नहीं होगी ना, लाइक पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड. तो अब उस चीज को हम लाइक कम करने के लिए हमने ये चीज निकाली कि आप 5 साल तक अगर यूज नहीं करते, 5 साल 3 महीने तक, तो अल्टीमेटली फिर आपसे वो ले लिया जाएगा, आपका केस मतलब बेसिकली इनवैलिड मान लिया जाता है. ठीक है. अगर आप केस फाइल भी करते हैं कि कोई और ले लेता है तो. अब यहाँ तक क्लियर है.
ठीक है, अब मैं थोड़ा-सा आपको लिटिगेशन प्रोसीजर पर चीज़ें लेकर जाऊँगी कि अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार जो है वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है और आपको लग रहा है कि आप फिर भी सही हो, तो आप आगे कहाँ जा सकते हैं? बिकॉज़ अभी टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, सो आई विल सिंपली कंक्लूड द सेशन जो मेजर चीज़ें हैं उनको समझाकर। सो अगर आपका जो एप्लीकेशन है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार से रिजेक्ट हो गया, तो आप अपील पे जाते हैं। पहले देयर वाज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपीलेट ट्रिब्यूनल यूज्ड टू एक्सिस्ट, बट नाउ अंडर सेक्शन 91 आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपील में, ठीक है? सो जहाँ भी आपकी जुरिस्डिक्शन लगती है, वहाँ आप हाई कोर्ट में जाते हैं अपील के लिए। आप अपील फाइल करते हैं, अगर आप यहाँ से भी सैटिस्फाइड नहीं होते, तो आप डिवीज़न बेंच के आगे लगाते हैं। सो उसको हम कहते हैं, दिल्ली में अगर आप लगाएँगे तो उसको कहते हैं एलपीए, लेटर्स पेटेंट अपील, एंड बाकी स्टेट में उसको हम लाइक डिवीज़न बेंच के आगे हम लगाते हैं। रिव्यू के लिए भी हम लगा सकते हैं। यहाँ भी अगर हमें रेमेडी नहीं मिलती, तो देयर इज़ लास्ट चांस, आप जाते हैं फिर एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो केस आपके सुन सकती है, अगर वो चाहे तो वो नहीं सुनेगी। सो इट डिपेंड्स ऑन देम। अगर उनको लगता है कि कोई एक्चुअली केस एग्जिस्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट विल हियर योर मैटर, अदरवाइज दे वोंट। अब हाई कोर्ट के अंदर आप किस बेस पे अपील लगाते हैं? आप हाई कोर्ट में लगाते हैं कि ये पर्टिकुलर मैटर में जो ग्राउंड्स है वो गलत स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, या फिर जो भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस उसको कंसिडर नहीं किया गया। सो आप मल्टीपल ग्राउंड्स हैं जिनको यूज करते हैं जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है? जब अपील में आप जाते हैं, जब ट्रेडमार्क आपका नहीं प्रॉपर्ली फुलफिल हो पाता है, आपको लग रहा है कि मेरा ट्रेडमार्क तो मिला ही नहीं और मैं एकदम सही ग्राउंड्स पे जा रहा हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए आप जाते हैं अपील में, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब ट्रेडमार्क जो आप इन्फ्रिंज हो रहा है, आपका इन्फ्रिंजमेंट हो गया, अब तो ये आपने सारी चीजें सुनी। ओके, सो इन्फ्रिंजमेंट हो गया आपका, फॉर एग्जांपल राइट, आपका ट्रेड, अब ये तो तब था जब मैं अपना केस फाइल कर रही हूँ, मैं अपना ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रही हूँ, पर अगर मेरा ही ट्रेडमार्क कोई और यूज करने लगे तो मेरे पास क्या रेमेडी है? इस सिचुएशन में आप क्या करते हो? आप एफआईआर फाइल कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल रेमेडी दोनों अवेलेबल है, ठीक है? तो क्रिमिनल रेमेडीज में आप एफआईआर फाइल कर सकते हो, कॉपीराइट में भी, ट्रेडमार्क में भी, अगर आपका प्रोडक्ट कोई बेच रहा है। सो देयर वाज दिस केस आई वाज डीलिंग लाइक विद दैट केस। सो इन बीकानेर देयर वाज दिस सेलर जो कि रेमंड्स के प्रोडक्ट बेचता था, एंड वो मतलब बना ये बताता कि था कि वो रेमंड्स के, बट रियलिटी में रेमंड्स के थे नहीं। सो रेमंड्स वाजंट गेटिंग एनी रेवेन्यू और कुछ भी, पर उसके पास बहुत स्टॉक था। सो समबडी फाइल एफआईआर अगेंस्ट हिम, एंड पुलिस केम एंड रेड हुई, एंड उसका सारा जो प्रोडक्ट था, बेसिकली फैब्रिक था, वो सीज कर लिया गया। अब इस सिचुएशन में उसकी बेल कराना, एंटिसिपेटरी लेना, सो देयर आर मल्टीपल प्रोसीजर जो एग्जिस्ट करते हैं क्रिमिनल लॉ में, वो है। पर यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी आप डाल सकते हैं। सो मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि यहाँ पे क्रिमिनल रेमेडीज भी अवेलेबल हैं, ओके? कितना इम्प्रिजनमेंट होता है? 6 महीने से कम नहीं होता, अप टू 3 इयर्स होता है, ठीक है? फर्स्ट ऑफेंस अगर है। प्लस एक और चीज होती है, अगर ये जो कोर्ट है, कोर्ट को लगता है कि आपने जो ऑफेंस किया है वो बोनाफाइड वे में, कि आपको कुछ पता नहीं था, आपसे गलती से हुआ है, तो हो सकता है 6 महीने से कम की पनिशमेंट हो, अदरवाइज 6 महीने से कम की पनिशमेंट नहीं होती, ठीक है? एंड फाइन इज नॉट लेस देन 50,000, 50,000 मिनिमम लिमिट है, एंड 2 लाख लाइक अप टू 2 लाख रुपीज है, ठीक है? प्लस जो सीजर होता है वो तो होता है, आपके सारे प्रोडक्ट जो है वो सीज हो जाते हैं, ठीक है? ओके, राइट गाइज, आई शेयर द नोट्स, आई ट्राई टू शेयर द नोट्स, आप ग्रुप में देखेंगे। सो दिस इज क्लियर। तो यहाँ तक हमारी बेसिक क्लैरिटी आई है। अब देयर आर मल्टीपल लैंडमार्क जजमेंट एज वेल। नाउ टाइम इज नॉट परमिटिंग मी, आई सिंपली एक्सप्लेन फ्यू जजमेंट्स, आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिससे मिल जाएगी। ऑल्सो जस्ट अ सेकेंड। Yes. So there was this case of Cadila Healthcare versus Cadila Pharmaceuticals. तो यहाँ पे फैक्ट्स क्या थे कि कैडिला हेल्थ केयर जो कि पहले कैडिला लेबोरेटरीज थी, और कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, ये दोनों एक साथ सक्सेसर थे बेसिकली कैडिला ग्रुप के। इनमें स्प्लिट हुआ, दोनों कंपनीज ने कैडिला एज अ पार्ट ऑफ देयर नेम यूज किया, ठीक है? दोनों फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। सो यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ। सो अल्टीमेटली कोर्ट ने बोला कि दे कैन नॉट यूज, लाइक बोथ ऑफ दिस कंपनी कैन नॉट यूज, क्योंकि जो कस्टमर है, जो परचेजर है, वो तो सिंपली आएगा, वो कैडिला बोलेगा, उसको थोड़ी पता है कि ये अलग अलग चीजें से चार दो वर्ड्स का डिफरेंस है या चार वर्ड का डिफरेंस है। सो एक एवरेज इंटेलिजेंस का कस्टमर तो कंफ्यूजन उसको क्रिएट होगा। तो यहाँ पे कोर्ट का व्यू ये था कि
जो ऐसे नाम होते हैं जहाँ पे डिफरेंस जो होता है बहुत ही कम होता है और सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट अगर वो सेल कर रहे हैं, तो सिचुएशन में आपको अब एक उनमें से एक को अपना राइट गिव अप करना पड़ता है। ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। सो गाइज, अभी मैं कंक्लूड करूंगी सेशन। दे आर लाइक दिस कोर्स ऑफ आईपीआर एज वेल। आईपीआर के ऊपर कोर्स है प्रॉपरली, जहाँ पे ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड कॉपीराइट के बारे में प्रॉपरली डिटेल अंडरस्टैंडिंग दी गई है। उस कोर्स में बेसिकली आपको लिटिगेशन प्रोसीजर कैसे होता है, प्रॉपर आप कैसे केस फाइल करते हैं, सारी प्रोसीजर्स की अंडरस्टैंडिंग है। सो वहाँ पे डिटेल डिस्कशन है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड 1 आवर में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। बट यस, सो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने समझी, फाइलिंग कैसे होती है, अगर फाइलिंग हो गई हमारी, उसके बाद अगर हम हमारी रजिस्ट्रार ने नहीं सुनी तो हम अपील में कैसे जाते हैं, हमारा अगर राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो हम कैसे जाते हैं, हमारे अगेंस्ट अगर एफआईआर है तो हम कहाँ जाते हैं। एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहती हूँ लास्ट में, कि आप क्या करते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं आपके अगेंस्ट एफआईआर की। ठीक है। आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर है तो ये सारी चीजें आप करते हैं। ठीक है। एज लाइक प्रोटेक्टिव मेजर के लिए आप ये करते हैं, और अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज कर रहा है तो आप केस अगेंस्ट उसके फाइल कर सकते हैं। ठीक है। कंप्लेन भी आप कर सकते हैं रजिस्ट्रार के पास। तो ये सारे जो रेमेडीज है अवेलेबल है, सिविल रेमेडीज भी अवेलेबल है इसमें, क्रिमिनल रेमेडीज भी अवेलेबल है। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप अपने साथ लेकर जाइए। Now I think this is pretty much it for today, guys. All of you who want certificates, so you can see in chat box there's Google form which is open. Those who are attending the workshop, you can fill the this particular Google form and you will receive your certificate for this session. Along with that, if you want to avail benefit of the legal bundles and if you want to understand these laws in detail, so you can go on the Law Series website where you will find like all important bundles and details. So in those particular bundle, there are lectures also, so small like quick lectures which will give you basic understanding about a particular topic so that you can actually see and read the proper topic. Offline trademark filing form, so it is available on the website only, but it is suggestible that you go for the online mode. Reason is because the like hearing and everything will be happening on the online mode, and you'll have to submit your grievances and your return submission in online mode itself. So that's advisable, Vikas. All right, guys. So I hope session was beneficial for all of you. You can drop your reviews in the chat box as well. Guys, link is present in chat box. You can see Robocity admin has sent the link.